इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर एक बहुत यूनिक जॉनरा है सिनेमा का। इसमें बनी बेस्ट सीरीज़ और फिल्मों का नाम लें तो चेरनोबिल का एक यूनिक प्लेस है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो हुआ था कुख्यात, उसके ऊपर आधारित थी। जब ये आई थी कुछ एक साल पहले तो इतनी बढ़िया बनी हुई थी कि हॉलीवुड रिपोर्टर में एक आर्टिकल छपा कि भारत को भी अपने चेरनोबिल की ज़रूरत है, यानी ऐसे ही कंटेंट वाली किसी सीरीज़ की ज़रूरत है। तो अब 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है जो एक तरीके से भारत का जवाब कह सकते हो। सीरीज़ का नाम है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984। 4 एपिसोड की सीरीज़ है। फायर ऑफ एंटरटेनमेंट ने बनाई, उनकी पहली प्रोडक्शन है ओटीटी के मामले में। शिव रेवेल ने इसको डायरेक्ट किया है। कैसी है ये सीरीज़? इसकी कहानी बड़ी स्पष्ट है। आप ऑब्वियसली जानते हो कि 2 दिसंबर 1984 को रात में भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी थी पेस्टिसाइड बनाने वाली, यूनियन कार्बाइड कुख्यात कंपनी, उसकी विषैली गैस लीक हो जाती है जिसको सीरीज़ में उबली हुई गोभी की बास कह के संबोधित किया जाता है। उसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। उसके ऊपर इसकी पूरी प्रेमाइस है। द बर्निंग ट्रेन फिल्म अगर आपने देखी हो 1980 में आई थी रवि चोपड़ा की, उसकी कुछ याद आती है इसको देखते हुए। इसके अंदर एक बर्निंग ट्रेन भी छुपी हुई है। इसके अंदर एक चेरनोबिल जैसी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर भी छुपी हुई है। इसमें अनस्टॉपेबल जैसी ट्रेन डिज़ास्टर मूवी की फीलिंग भी छुपी हुई है, उसको आप देखते हो। सीरीज शुरू होती है, एक सीन आता है जहाँ पे एंडरसन जो कार्बाइड का चेयरमैन है वो भारत से बच के भाग चुका है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसकी पूरी चीज़ को कवर कर रहा है एक जर्नलिस्ट जिसका नाम है जगमोहन कुमावत। उस जर्नलिस्ट का रोल किया सनी हिंदुजा ने, जो कि बेस्ड है राजकुमार केसवानी पे। राजकुमार केसवानी सिनेमा में बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन जवानी के दिनों में उन्होंने भोपाल ट्रेजेडी को बड़ा करीब से कवर किया था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो उन पे बेस्ड किरदार जो जगमोहन कुमावत का होता है वो एपिसोड 1 में एक डायलॉग बोलता है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे न तो दोषियों को सज़ा मिलती है और न जान बचाने वालों को शाबाशी मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जहाँ भोपाल ट्रेजेडी पर बनी पहले की फिल्में और सीरीज़ इस पे आधारित थी कि कैसे ट्रेजेडी हुई, उस ट्रेजेडी में लोग कैसे मारे गए और बड़ी बड़ी ये स्थिति, विकट स्थिति मानवता के सामने पैदा हुई, इसके बारे में होती है। लेकिन ये सीरीज़ है, ये लेटर पार्ट के लिए है। ये बेसिकली उन लोगों के बारे में है जिन्होंने उस रात को जानें भी बचाई। जो एलिमेंट हमेशा मिसिंग रहता है, सिर्फ लोग मरे ही नहीं, लोग कुछ ऐसे भी थे जो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे जाने बचाने के लिए। ये उनको ये शाबाशी है। जो जगमोहन कहता है कि शाबाशी नहीं मिली, ये सीरीज़ उन लोगों को शाबाशी है। कैसा इसका फील है, इसका जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है ये बहुत यूनिक है, अच्छा है। बताया जाता है कि इसका प्रोडक्शन बनाया गया है रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों का जो पूरा सेटअप है ये सिर्फ पूरी तरीके से बनाया गया है, ये कहीं पे कोई रियल रेलवे स्टेशन पे शूटिंग नहीं हुई है। तो बहुत कन्विंसिंग सेट है पूरा का पूरा। इसका एटमॉस्फेयर जो है, जो जहरीली गैस छूटती है, लोगों की क्या स्थिति है, सांसें हैं, जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स 4-5 कैरेक्टर्स हैं वो पूरी रात को कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे उनकी स्थिति डिटीरिएट होती है, उनके बात करने का तरीका कैसे बदलता है, ये पूरा एटमॉस्फेयर बड़ा कन्विंसिंग है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के ज़रिए, सिनेमाटोग्राफी के ज़रिए इसको बड़ा कन्विंसिंग बनाया जाता है। चेरनोबिल बड़ा टॉप नॉच मामला था और वो अलग ही तरीके से ग्रिप में लेता था, लेकिन द रेलवे मैन वैसा ग्रिप में लेने वाली सीरीज़ नहीं है। इसका जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं वो आयुष गुप्ता और शिव रेवेल ने लिखे हैं, बड़ी सरलता से बहते हैं, बहुत एम्बिशियस नहीं है पर कहीं आड़े नहीं आते हैं, जितनी आवश्यकता उतना। सैम स्लेटर का ओरिजिनल स्कोर है वो बड़ा बड़ा उस फील को देता है कि गैस को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन आप उसको सुन सकते हैं, उसके होने से क्या होता है वो सुन सकते हैं। तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक या स्कोर को देखते हुए होता है। इसमें सिर्फ एक अनकन्विंसिंग सा एलिमेंट जो मुझे कन्फ्यूजिंग सा लगा कि गैस है वो हवा में फैल चुकी है, बचने का कोई तरीका नहीं है, हर सांस के साथ ये अंदर जाती है। अब बताया जाता है कि मुंह पे गीला कपड़ा बांध लो या सुरक्षित कमरे में बैठ जाओ गेट बंद करके तो बचा जा सकता है। अब इसकी तार्किकता समझ में नहीं आती है। इकलौती चीज़ सीरीज़ में ऐसी समझ में नहीं आती है कि कमरे में आप जहाँ बैठे हो वहाँ नीचे दरवाजे से ऑक्सीजन अगर आती है तो गैस भी आती है। दूसरा ये है कि उस रात में बहुत सारे लोग कपड़ा बांध के भटकते हैं तो मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। हो सकता है लॉजिक ना भी हो इस गैस के असर को लेके, लेकिन ये एक थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है तार्किकता के मामले में। बाकी ठीक है। ये सीरीज़ पूरी तरह से अपने किरदारों पे खड़ी है। इसमें बहुत सारे किरदार है जो ओवरऑल अपनी जड़ों के अंदर भरोसेमंद है। इसमें एक बड़ा किरदार माधवन ने प्ले किया, रति पांडे का रोल प्ले किया। डीएम होता है वो सेंट्रल रेलवेज़ का। उनकी एंट्री बड़ी लेट होती है और काफ़ी हद तक इस सीरीज़ के अंदर जोश उनके आने से आता है। वो तब आते हैं जब आप सारे कैरेक्टर्स की पूरी कहानी देख चुके हो। अब आपके लिए सरप्राइज़ कुछ नहीं तो एक नए कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है सेकंड एपिसोड के अंदर।
और वह एकमात्र ऐसा किरदार है जो गैस वाले एरिया में नहीं जूझ नहीं रहा, वो बाहर से आएगा, हेल्प लेकर आएगा, तो इसका अलग ही एक फील होता है। कुछ फीलिंग ऐसी है जो बॉर्डर में जैकी श्रॉफ का किरदार अपने प्लेन्स लेकर आता है लास्ट में रेस्क्यू करने के लिए, वैसा सा कुछ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के मेनन ने प्ले किया है, उनका किरदार है वो सेंट्रल पिलर एक तरीके से है, हालांकि बाकी लोग भी हैं। वो बड़ा भले इंसान का किरदार है, वो भोपाल का स्टेशन है उसका इंचार्ज होता है, इफ्तिकार सिद्दीकी, उनका रोल उन्होंने प्ले किया है। ये एक फिक्शनलाइज किरदार है, बड़ा सुशिक्षित इंसान है और उसका धर्म ड्यूटी है, राजनीति में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहानी में उस समय में 84 के दंगे भी चल रहे हैं, किरदार बात भी करते हैं, लेकिन इफ्तिकार है वो उन चीज़ों से परे है। ठीक ऐसा ही एक किरदार है, वो गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है उस पर आ रही है, उसमें एक गार्ड का किरदार होता है जिसको रघुवीर यादव ने प्ले किया है। उस समय में कुछ ट्रैवलर बातें कर रहे होते हैं कि सिखों की हत्याओं को कैसे गलत या सही माना जा सकता है, ये बहस कर रहे होते हैं, तो वो गार्ड का रघुवीर यादव का किरदार आता है और कहता है कि आवाज़ थोड़ा कम और माहौल थोड़ा शांत रखिए, नहीं तो अगले स्टेशन पर उतार दिए जाएंगे। फिर वो कहते हैं मेरी माने तो राजनीति से बचिए, बीबी बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो ये जो गार्ड का और जो इफ्तिकार का किरदार है वो अपने समय की पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, ड्यूटी पे फोकस करते हैं। इफ्तिकार के किरदार में सबसे जो यूनिक पॉइंट है कि जब अंत में उसके किरदार को लेकर लगता है सब खत्म हो गया है, तब वो आपको चौंकाता है और तब कहानी का रियलिज्म एक फैंटेसी में तब्दील हो जाता है, लेकिन ये फैंटेसी सुख देने वाली फैंटेसी होती है। 1999 में एक महेश मथाई ने फिल्म बनाई थी, इंटरेस्टिंग सी फिल्म थी, उसका नाम था भोपाल एक्सप्रेस। इसमें बड़ा एक अमेजिंग सीन होता है कि एक बस्ती उसमें खुले में एक फिल्म दिखाई जा रही है, अमर अकबर एंथनी प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर की रोशनी पर्दे की तरफ बह रही है, कण बह रहे हैं, गाना चल रहा है शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। इसमें साईं बाबा की मूर्ति है, उसमें से नेत्र ज्योति निकलती है और नेत्रहीन निरूपा रॉय की आंखों में प्रवेश कर जाती है और उनकी आंखों की रोशनी आ जाती है, चमत्कार हो जाता है। लेकिन उस क्षण में कुछ और हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो आस्था से भरा प्रोजेक्टर होता है उसके प्रकाश कणों के साथ विषैली गैस के जो कण होते हैं वो भी हवा में बह रहे हैं और वो लोगों की तरफ वो फिल्म भी जा रही है, उसका विजुअल भी जा रहा है और गैस भी जा रही है। बड़ा खौफनाक सा सीन होता है। ठीक ऐसा सीन चेरनोबिल में भी होता है, जहाँ पे चेरनोबिल में न्यूक्लियर हादसा हो जाता है और जहाँ पे वो कोर रिएक्टर फटता है उसके बगल में ही कॉलोनी है, फ्लैट्स हैं, लोग खाना खा के शाम को टहलने निकलें बेपरवाह, उनको पता भी नहीं उनके बगल में जो केंद्र है उसमें कितना बड़ा हादसा हो गया है। वो देखते हैं कि उस केंद्र में से आग निकल रही, धुआं निकल रहा है, उनको वो उनके लिए एक कहते हैं ना कि सैर करने कहीं जाते हैं और कुछ देखते हैं, वैसा सा कुछ लगता है। वो बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं और एक महिला है, उसके मुंह से निकलता है कि कितना सुंदर है ना, और आप दर्शक के तौर पे हैरान रह जाते हो कि इसको कोई आभास नहीं है, इस चीज़ को सुंदर बोल रही है जो खौफनाक चीज़ है। और जब ये बोल रही होती है तो रात के रोशनी में कण उड़ के उनके ऊपर गिर रहे होते हैं जो बहुत सुंदरता का आभास पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन वो कण रेडियो एक्टिव कण होते हैं जो आने वाले समय में उनकी जान लेने जा रहे हैं। ऐसा ही एक सिमिलर ये होता है कि जब स्टेशन के ऊपर लोग बैठे हैं और रात को गैस उनकी तरफ बढ़ रही है और स्टेशन पर 2 बच्चे बैठे हैं जो स्टेशन पे ही रहते हैं और गाना गा के भीख मांगते हैं, और संयोग से वो पूरी सीरीज़ में गाना सारे गाने सिर्फ यश चोपड़ा के ही गाते हैं, जितने भी ये रेलवे स्टेशन भीख मांगने वाले या पैसे मांगने वाले होते हैं। तो काला पत्थर का गाना गा रहे होते हैं, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये वो गा रहे होते हैं और गैस उनकी तरफ बढ़ रही है और थोड़े दिन उनको मारने वाली है। तो ये तीनों जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर ये बड़ा एक अनकैनी सा, एक कॉमन सा आपको देखने को मिलता है। ये भी एक बड़ा अजब सा संयोग है कि के मेनन ने भी भोपाल एक्सप्रेस में काम किया था। 1999 में वो फिल्म आई थी और उनका किरदार 1999 वाली फिल्म में जहाँ से गुजरता है, 2023 की इस मिनी सीरीज़ में भी उनका किरदार वहाँ से गुजरता है। लास्ट में नसीरुद्दीन शाह के मरने का जो सीन है जिसपे के मेनन का किरदार बहुत गुस्सा होता है, विजय राज का किरदार बहुत फूट के रोता है, ये देखने लायक आप देख सकते हैं। इसमें बाबिल का भी एक रोल है द रेलवे मैन में, और ये उनके करियर का पहला सिंसियर काम मैं कहूँगा। कला उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी जिसको मैं आज भी उनका पूरा परफॉर्मेंस मानूंगा, और उसको इरफान बायस के चलते सराहा गया था। लेकिन रेलवे मैन पहला प्रोजेक्ट जिसमें कोई इरफान बायस नहीं है, बाबिल अपने पिता की वजह से नहीं है, ना वो अपने फैशन सेंसिबिलिटी की वजह से, ना वियर्डनेस की वजह से, फोटो ऑप्स की वजह से भी नहीं है। वो एक यंग और लोको पायलट इमाद रियाज के किरदार की सिंसियरिटी की वजह से वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, और इवेंचुअली इस जितना तामझाम सिनेमा जगत में बॉलीवुड में लोग आसपास पैदा करते हैं उसका केंद्र उनका किरदार होता है जो वो चुनते हैं और निभाते हैं और कैसे निभाते हैं। तो बाबिल ने बड़ी सिंसियरिटी से निभाया। ऑब्वियसली वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा था। दिव्येंदु का एक किरदार नज़र आता है,
वो पहले अपराधी होता है लेकिन अंत में वो सबके दिल जीत के चला जाता है अपनी गुडविल की वजह से। ये एक फैक्टर है कि द रेलवेमैन में जितने किरदार लिखे गए हैं और जिन मूल्यों के लिए वो खड़े होते हैं, उन्हें निभाने वाले एक्टर्स की एक्टिंग को आप फीता लेके माप नहीं सकते हो, क्योंकि आपका सारा ध्यान है वो, और जैसे वो अपना आपको अपनी गिरह में लेती है, वो कैरेक्टर्स की गुडविल की वजह से लेती है कि वो कितने भले किरदार है और वो क्या कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान इस पर रहता है। ऑब्वियस सी बात है कि डिसेंट एक्टिंग परफॉर्मेंस साथ में चाहिए होता है और यहाँ आपको मिलता भी है। तो कुल मिला के ये है कि मेरे लिए ये कोई बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये एक ऑल टाइम सर्वकालिक एंटरटेनिंग मिनी सीरीज़ ज़रूर है। आप भारत में या भारत से बाहर हैं, दुनिया का कोई भी दर्शक है वो इसको उठा के देखना शुरू करेगा तो उसको बीच में बंद नहीं करेगा, उसको पूरा देखेगा, और जब देख के उठेगा तो तृप्त महसूस करेगा, फुलफिल सा महसूस करेगा। द रेलवेमैन। थैंक यू। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।